हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 64 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्टेड। कल का जो मैं 5 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए थे तो आप इसका आंसर नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो ये वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी रचना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। थर्ड क्वेश्चन था कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग बिहार की लिटरेसी रेट कितना है? तो 61.8%। और नेक्स्ट फिफ्थ नंबर था कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? तो ये बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। तो चलिए फ्रेंड, आज का आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और कर मुझे कमेंट के जरिए इसका आंसर बतलाइएगा। तो चलिए, आज का पहला नंबर है कि अक्रियावादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? फोर्थ नंबर है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? और लास्ट फिफ्थ नंबर है कि प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं ऑप्शन नंबर डी, तरंग दैर्घ्य और वेग यानी वेवलेंथ तथा स्पीड। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश एक माध्यम से यानी वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाता है तो निम्न में से कौन अनचेंजेबल यानी अपरिवर्तित रहता है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, वहीं उसकी तीव्रता, वेवलेंथ और स्पीड सब में चेंजेज आता है, बट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेज नहीं आता है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किस एक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपादित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी के जरिए। इसे बहुत ही मतलब कि 9th 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड। ऐसा कुछ भी इसमें मतलब कि समझाने लायक नहीं है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है तो सबको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। आप एसआई का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो इतना तो कॉमन सेंस का ही चीज़ है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ की प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है ऑप्शन नंबर डी, नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ बढ़ रहे हैं कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ऑप्शन नंबर ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट हीरे से कांच में जाती है। नेक्स्ट सेवेंथ की तरफ बढ़ रहे हैं कि प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आभ्यंतर परावर्तन। नेक्स्ट फ्रेंड एट्थ है कि तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रकाश तरंग के रूप में। नेक्स्ट, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि मृग मरीचिका जिसे मिरेज भी कहते हैं किसके कारण से होता है? तो लाइट के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है मिरेज यानी मृग मरीचिका। मरीचिका का मतलब होता है आँखों का भ्रम, यानी एग्जैक्ट आँखों से वो नहीं दिखाई देता है जो ओरिजिनल में रहता है। नेक्स्ट 11th है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ऑप्शन नंबर सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। नेक्स्ट, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है हीरे का। नेक्स्ट 13 है कि किसी वस्तु की 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की टेक्निक का नाम है ऑप्शन नंबर डी, होलोग्राफी। नेक्स्ट 14, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस
कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। ऑप्शन सी यानी रोस्टर स्कैन। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। ऑप्शन नंबर डी सभी पारदर्शी माध्यम के। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ कि ध्वनि के रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। लेजर बीम। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तो चलिए 18 की बात हम लोग करते हैं कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त टेक्निक है। ऑप्शन नंबर बी यानी आवृत्ति मांडुलन। नेक्स्ट 19 है कि दृष्टिपटल जिसे रेटिना कहा जाता है पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा और लैटरली इन्वर्टेड यानी उल्टा बनता है। नेक्स्ट 20 की अगर बात करें तो क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा दो आँखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ कि किसी तारे का रंग दर्शाता है। ये हम लोग जब ज्योग्राफी का सीरीज कर रहे थे, जब तारा वायुमंडल आया था तो उसमें भी हम लोग ये सब को कवर कर चुके हैं। तो उसके टेम्परेचर के साथ साथ उसके एज यानी आयु, ये दोनों चीज़ को तारे का कलर इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। 21 का ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड, ऐसा नहीं कि ए समझ लीजिएगा, बी सही है। नेक्स्ट 22 है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। ऑप्शन नंबर बी यानी धूलिकण। तो चलिए 23 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ पर। नेक्स्ट 24 है कि निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य रहता है? तो रेड कलर का। अब देखिए एक प्रिज्म से जब एक लाइट को पास करवाया जाता है तब ये विबग्योर बनता है, ये तो सबको पता होगा, 8-9 का क्वेश्चन है। विबग्योर बनता है तो जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो विबग्योर वॉयलेट सबसे ऊपर में है और आर यानी रेड सबसे नीचे है। तो लाल की अगर बात करें तो सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य लाल का बन रहा है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य वी यानी वॉयलेट बैंगनी कलर का बनता है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 25 की तरफ कि सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, अभी मैं जस्ट बतला चुकी हूँ कि वो बैंगनी होता है, वॉयलेट। नेक्स्ट 26 है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन नंबर ए नीला प्रकाश की। नेक्स्ट है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने पड़ते हैं, ऐसा लगने लगता है कि सूर्य उग चुका है, तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है 28 की क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, रेड का। नेक्स्ट 30 की अगर बात करें कि आकाश नीला दिखलाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यानी ड्यू टू स्कैटरिंग की वजह से आकाश का जो रंग रहता है वो ब्लूइश हो जाता है, ब्लू दिखलाई देता है। नेक्स्ट 31 है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखलाई देता है। ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखलाई देता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी काला दिखलाई देता है। नेक्स्ट आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। नेक्स्ट 34 की तरफ बढ़ रहे हैं कि समुद्र नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन की वजह से समुद्र नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट 35 है कि प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉप्लर इफेक्ट पर। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण जिसे कन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। ये क्यों इसका यूज किया जाता है? अवतल का भी तो यूज कर सकते थे बट उत्तल का यानी कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है क्योंकि ये रियल इन्वर्टेड के साथ साथ जो इमेज बनाता है वो स्मॉल इन साइज भी रहता है, बस इसीलिए। सॉरी इन्वर्टेड नहीं, एक्चुअल यानी वर्चुअल इमेज बनाता है। नेक्स्ट 37 है कि वाहनों में पृष्ठ
दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है, किस दर्पण को? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण को। तो 38 है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में जो लाते हैं जो मिरर, वो है अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। नेक्स्ट है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी ऊपर उजला नीचे काला। नेक्स्ट 40 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि जब दो समानांतर यानी पैरेलल प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल में रखी जाएगी तो उसके बीच में जो प्रतिबिंब यानी इमेज बनेगा ना, तो वो इन्फिनाइट बनता है। कैसा बनता है? इन्फिनाइट बनता है, बहुत सारा बन जाता है, कोई फिक्स नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अनंत। नेक्स्ट 41 है कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, ऑप्शन नंबर डी उसका जस्ट डबल यानी 2 थीटा। तो चलिए 42 है कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो नीला, हरा और पीला। नेक्स्ट अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखलाई देता है? तो ऑप्शन नंबर बी ग्रीन कलर यानी हरा रंग। नेक्स्ट दोपहर के 12 बजे किस डायरेक्शन में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो ऑप्शन नंबर डी दोपहर में पहली बात इंद्रधनुष दिखलाई ही नहीं देता है। नेक्स्ट 45 की तरफ बढ़ रहे हैं कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अवतल लेंस के जैसा। नेक्स्ट है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस जैसा। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे 47 की तरफ कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, इसके यूज के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का यूज करते हैं। और व्हाट इज हाइपोमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष कहते किसे हैं? तो ये एक ऐसा बीमारी रहता है ना फ्रेंड जिसमें मनुष्यों को दूर की वस्तु तो स्पष्ट क्लियरली विजुअल हो जाती है, बट जो नज़दीक की पास की वस्तु रहती है जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना, कोई बुक पढ़ना, तो इस प्रकार की जो वस्तुएं रहती हैं, जो भी लिखावट रहती है, वो क्लियरली विजुअल नहीं हो पाती हैं, तो इसी को ही दूरदृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट 48 है कि निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है, दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का यूज होता है? तो यहाँ पर कॉन्केव लेंस जिसे नतोदर लेंस भी कहते हैं। निकट दृष्टि में जस्ट हाइपरमेट्रोपिया का रिवर्स होता है यानी उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तुएं अच्छी से नजर आती हैं अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर के आसपास, बट यहाँ पर दूर की वस्तुएं दिखलाई नहीं देती हैं निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट 49 है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस का यूज करके। नेक्स्ट 50 है कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखलाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखलाई देने लगती है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। नेक्स्ट 51 है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति के ऊंचाई की आधी, यानी आप अपने हाइट की अगर आधा मिरर लेंगे तभी आपको पूरा प्रतिबिंब आपको मिरर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट 52 की अगर बात करते हैं कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो ये उत्तल लेंस से बने होते हैं। नेक्स्ट 53 है कि खोज बत्ती यानी सर्च लाइट में दर्पण जो प्रयुक्त होता है उस दर्पण का नाम क्या है? तो नतोदर दर्पण। नेक्स्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती, कोई पावर नहीं रहती है। जो व्यक्ति धूप के लिए जनरली चश्मा लगाते हैं गर्मी के दिनों में, वे 0 डायोप्टर की पावर रहती है। नेक्स्ट है कि आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फिल्म से। तो चलिए 57 की बात करें कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। नेक्स्ट 58 है कि एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनाए जाते हैं, और वे कौन कौन से 3 रंग हैं? तो वे हैं लाल, हरा तथा नीला।
नेक्स्ट 59 है कि जब लाल, हरे तथा नीले प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग हो जाता है वाइट यानी सफ़ेद। नेक्स्ट 60 है कि 3 रंग जो बेसिक रंग है, मूलभूत रंग हैं, वे कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी नीला, हरा तथा लाल। तो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप यानी वेपर में अपनी हिडन हीट रहती है, यानी गुप्त ऊष्मा रहती है, बस इसी वजह से। नेक्स्ट 62 है कि कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट टेम्परेचर समान रहते हैं? तो -40 डिग्री पर। नेक्स्ट है कि एक स्वस्थ मनुष्य के नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन वैल्यूम से मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? तो 310 केल्विन। नेक्स्ट 65 है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, ऑप्शन नंबर सी 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी 37 के आसपास। तो चलिए 66 है कि ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल यानी शराब को तापमापी द्रव के रूप में ज़्यादा वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि अल्कोहल का जो द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो निम्नतर रहता है एज कम्पेयर टू मरकरी यानी पारा। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी एथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट 68 है कि परम शून्य टेम्परेचर क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। नेक्स्ट है कि जब बर्फ पिघलती है तब उसका वॉल्यूम यानी आयतन घटता है। नेक्स्ट 71 है कि थर्मोस्टेट का संबंध है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टेम्परेचर से। 72 थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। नेक्स्ट 73 रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी एक समान तापमान को बनाए रखना। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है? सुरक्षित तापमान तो 4 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए 75 की तरफ एंट्री ले रहे हैं कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह है पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। नेक्स्ट 76 है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई जो है ना वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बढ़ती है, दोनों बढ़ती है। अब देख लीजिएगा एग्जाम में किस प्रकार से आपको कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। कह रहा है कि शीशे की जब छड़ जब कोई वेपर यानी भाप में रखेंगे तो उसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा, परंतु लगा दिया तो आपको लगेगा कि उसकी चौड़ाई घट जाएगी। ऐसा नहीं है, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई दोनों बढ़ती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा 76 का। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी के कंपेयर में लोहा हीट का एक अच्छा कंडक्टर है। नेक्स्ट यदि हवा का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर यहाँ पर तेज होती है। 80 नंबर है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? केवल आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को। नेक्स्ट 81 है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वाष्पन शीतलन पर। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 82 की तरफ कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 82 का। 83 है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा चेंजेस आती है? देखिए जब पानी में अगर हम लोग नमक मिलाएंगे ना तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 84 है कि जब पानी में साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड डाला जाता है तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो बिंदु की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगी और हिमांक घटेगी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ टाइम उसी टेम्परेचर पर रखने के लिए उसकी दीवारों में निम्न में से किसकी
परत लगाई जाती है? तो रजत परत, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट 86 है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक क्यों होता है? क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा हीट को परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट 87 की तरफ बढ़ रहे हैं कि पसीने का मुख्य उपयोग है, ऑप्शन नंबर ए, शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित रखने में। तो चलिए 88 है फ्रेंड कि गर्म मौसम में पंखा चलने में आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाता है। नेक्स्ट 89 है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण पानी ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण, इवेपोराइजेशन की वजह से। नेक्स्ट 90 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। तो चलिए 91 की तरफ हम लोग एंट्री कर रहे हैं फ्रेंड कि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रेशर डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड का जो वायु, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से अधिक प्रेशर डालता है हमारे शरीर पर, हमारा ब्लड, इसीलिए। नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में खाना पकाना आसान क्यों हो जाता है, क्यों जल्दी बनता है? क्योंकि अधिक प्रेशर पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में। नेक्स्ट 93 है कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व उस पर रखे हुए वजन पर। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा तो उसका वॉल्यूम पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट 95 है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जमने के बाद जो पानी का जो वॉल्यूम रहता है ना वो बढ़ जाता है, यानी पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट है कि जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा, सेम हो जाएगा, कोई इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट 98 की तरफ बढ़ रहे हैं कि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड 99 है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। तो चलिए 100 नंबर है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः यानी कुछ टाइम के लिए कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।